हेलो बच्चों, तो हम आज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज चैप्टर 1 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पेज है वो करा दिया है और साथ में मैंने जो साइंटिस्ट के बारे में हमें बताया है पेज में, सेकंड पेज में अर्नेस्ट मेयर के बारे में, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी जिनको कहा जाता है, उनके बारे में भी मैंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है पहले वाली वीडियो में। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप उसको ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, जिसमें हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो है वो बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे और एकदम अच्छे से हम एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट जो है वो समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, चैप्टर 1 द लिविंग बर्ड, ठीक है। चैप्टर 1 का नाम है द लिविंग बर्ड, कि जो हमारे आसपास जितना भी लिविंग बर्ड है हम उसके बारे में जानेंगे। ये जो पॉइंट है ये सारे हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम पढ़ेंगे और टैक्सोनॉमिकल एड्स। बच्चों ये जो है ये पुराने वाली एनसीईआरटी है, तो अब जो न्यू एनसीईआरटी में जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो वाला टॉपिक जो है वो कट कर दिया गया है, तो ये वाला टॉपिक तो नहीं होगा। लेकिन जो ऊपर के तीनों टॉपिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये नई वाली एनसीईआरटी में ये बताए हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन क्या कहती है, हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग बर्ड, कि ये जो लिविंग बर्ड है ये कितना वंडरफुल है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग, कितने अलग अलग तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो पाए जाते हैं। जैसे छोटी सी चींटी से लेकर बड़े बड़े हाथी, घोड़े, शेर पाए जाते हैं। तो वाइड रेंज है हमारी लिविंग टाइप की। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट कोल्ड माउंटेन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का क्या है, हैबिटेट, मतलब रहने की जगह है। इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को फाइंड करते हैं, देखते हैं। जैसे कि कैसा क्या क्या हैबिटेट हो गया, जैसे कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो कोल्ड माउंटेन में रहते हैं, है ना, ठंडी जगह पे रहते हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड हो गया, है ना, पोलर बियर हो गया, तो ठंडी जगह पे पाए जाते हैं, है ना। फिर आ जाते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट का ये मतलब होता है कि ऐसे फॉरेस्ट जो कि अपने जो लीफ हैं वो सीजनली जो है फॉल डाउन करते हैं ना। डेसिडुअस का मतलब होता है कि पतझड़ वाले जो प्लांट होते हैं ना, कई होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हर टाइम ग्रीन रहते हैं, वो अलग है। और डेसिडुअस का मतलब होता है कि एवरग्रीन नहीं रहते वो उसमें पतझड़ का मौसम भी आता है, वो एकदम हरे भरे भी होते हैं ना। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गए, उसमें भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फिर ओशन हो गया है ना, समुद्रों में कितनी व्हेल है, शार्क है, मछलियाँ हैं, ऑक्टोपस है, कितनी डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म की। फिर आ जाते हैं फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक जैसे रिवर्स होगी, नदियाँ, नालों में कितने अलग अलग तरह की मछलियाँ, अलग तरह की मछलियाँ वहाँ पे पाई जाएंगी। फिर डेजर्ट है ना, रेगिस्तान में जैसे कि हम कैमल देखते हैं रेगिस्तान में, है ना, और प्लांट में हम कैक्टस वगैरह हम रेगिस्तान में हम देखते हैं ना। तो ये अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म। फिर आ जाते हैं हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग होता है कि ऐसी जगह जिसमें कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना, मतलब कि जो हम टॉलरेट नहीं कर सकते टेम्परेचर, वो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि वो उस टेम्परेचर में पाए जाते हैं, बहुत हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर में भी वो पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग, ठीक है। तो लीव अस स्पीचलेस, ये सारे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं वो हमें कैसे लीव अस स्पीचलेस, कि हम मतलब हमें जो है स्पीचलेस कर देते हैं ये, ठीक है। तो ये कहता है ये वाली लाइन। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन, द ब्यूटी ऑफ गैलोपियन हॉर्स, कि जो गैलोपियन हॉर्स है वो कैसा है। गैलोपियन मतलब एक हॉर्स का नाम है ना। तो गैलोपियन जो हॉर्स है उसकी ब्यूटी के बारे में बताया कि वो कैसा है। फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारे कि बोला है कि द माइग्रेटिंग बर्ड्स, जो माइग्रेट करते हैं बर्ड, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे कि हमारा राजस्थान में कियोलावदिया नेशनल पार्क है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो बर्ड हैं वो आते हैं, माइग्रेट करते हैं सीजनली, वहाँ पे बर्ड आते हैं फिर चले जाते हैं अपने एरिया में, ठीक है। तो वो भी हमें एक क्या करता है, स्पीचलेस करता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। द वैली ऑफ फ्लावर, जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में है ना, तो फूल ही फूल, इतनी तरह की वैरायटी के फूल वहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो भी हमें स्पीचलेस करता है। और द अटैकिंग शार्क इवोक्स, अटैकिंग शार्क मतलब एक जो शार्क होती है, मछली होती है, वो होगी, ठीक है। इवोक्स यू एंड डीप सेंस ऑफ वंडर, ये हमें यू का मतलब होता है कि एकदम आश्चर्य में डाल देते हैं और एक वंडर में डाल देते हैं कि ऐसे कैसे है, इतना कुछ ऐसे कैसे है। तो ये कहती है ये लाइन, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। अब इन्होंने क्या बात करी है, जो हमारी इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी कि द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, जो हमारी इकोलॉजी होती है कि हमारा आसपास का वातावरण, तो जो हमारे आसपास के वातावरण में
कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, शेर हिरन को खाता है ना, ऐसे वैसे वाला कॉन्फ्लिक्ट। फिर आ जाता है नेक्स्ट कोऑपरेशन। कोऑपरेशन की हम एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट तो होते हैं कईयों में, कोऑपरेशन भी होता है ना। जैसे चींटियाँ ही हैं, वो कोऑपरेट करके वो काम करती हैं, मधुमक्खियाँ हैं कोऑपरेट करके काम करती हैं, है ना। अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के मेंबर, पॉपुलेशन होती है कि एक ही तरह की स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं और एकदम से कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं कई बार। तो एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी, अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी का ये मतलब है कि जैसे कि हमारी एक कम्युनिटी है, पॉपुलेशन तो होगी एक ही तरह की स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी में आ जाते हैं अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, जैसे कि इंसान हैं, यहाँ पे डॉगी भी हैं, है ना, अलग अलग तरह के, जैसे कि हाथी घोड़े, अलग और ऑर्गेनिज्म है ना। तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और साथ में वो कोऑपरेट भी करते हैं, ठीक है। तो द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन के मेंबर्स में और अमंग पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, और इवन द मोलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल, जो हमारा सेल है, जैसे बॉडी में हम जब सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो सेल में हम हर एक ऑर्गेनेली को देखेंगे, तो जो एक ऑर्गेनेली है वो दूसरे ऑर्गेनेली के साथ कनेक्ट होता है। तो ये हमारे देखो ऑर्गेनिज्म के सेल के बीच में भी कॉपरेशन हो रहा होता है। तो ये बात कर रहे हैं, मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ, ये हमें ये सोचने पे विवश कर देते हैं कि क्या है लाइफ, मतलब एक्चुअली में ये लाइफ है क्या, ठीक है। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन, ये जो क्वेश्चन है ना इसके अंदर ही बहुत ज़्यादा दो और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द फर्स्ट इज़ अ टेक्निकल वन, पहला तो यह एक टेक्निकल वन है जो हम साइंस के व्यू से देखते हैं कि एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज एंड अपोज्ड टू द नॉन लिविंग। पहला तो एक टेक्निकल है कि क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है, कैसे लिविंग थिंग्स अपोज करती हैं नॉन लिविंग को, ये पहले वाला क्वेश्चन हो गया। एंड द सेकंड इज फिलोसफिकल वन, हम फिलोसफी के व्यू से देख रहे हैं, ऐसे फिलोसफियाँ लगा रहे हैं, ठीक है। एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ, जैसे कि साधु संत नहीं बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी का लाइफ का क्या पर्पस है ना, तो ऐसे वाला। तो देखो बच्चों, बायो में तो हम ये नहीं पढ़ेंगे, फिलोसफी तो नहीं जानेंगे, है ना, कि हमारी लाइफ का क्या पर्पस है, तो हमें तो पहले वाले से ही मतलब है, क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है, क्या कैसे हमारी प्रोसेसेस चलती हैं, है ना। तो एज अ साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, हमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, ठीक है, फिलोसफी में नहीं घुसना है, ठीक है। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग, हम यही देखेंगे कि क्या लिविंग है, ठीक है, क्या लिविंग है, कैसी क्या प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट जो पैरा है, इंट्रोडक्शन ही है, इस जो चैप्टर है उसका ये कवर हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो, हमने बोला था ना कि हम यही जानेंगे कि क्या लिविंग है, तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ लिविंग, ठीक है। तो व्हाट इज़ लिविंग, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू डिफाइन लिविंग, हम क्या ट्राई करेंगे कि क्या लिविंग है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही आ जाता है कि क्या लिविंग है। तो नॉर्मली देखो, हम कैसे जानते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है और कोई चीज़ नॉन लिविंग है, ठीक है। तो पहली बात, उसमें ग्रोथ हो रही होगी, ठीक है, ग्रो कर रही होगी, वो भी इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही होगी, अंदर से वो ग्रो करे, बाहर से तो पहाड़ भी ग्रो कर रहा होता है, मतलब हम कुछ चीज़ रखते हैं उसमें भी मिट्टी पड़ती है तो वो भी ग्रो करती है, ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस करने के लिए नंबर वन है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ हो, ठीक है। साथ में जो सेल है उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, है ना, सेल में जो भी प्रोसेस हो रही हो, है ना, कई जैसे प्लांट सेल है तो उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही हो, एनिमल सेल है तो उसमें रेस्पिरेशन हो रही हो, है ना, ऐसे वाली प्रोसेसेस हो, ठीक है। फिर लिविंग को हम कैसे पहचान सकते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो एक रिस्पॉन्स आता है ना, जैसे हमें कोई टच करे हम एकदम से रिस्पॉन्स करते हैं कि कैसे टच किया क्या हुआ, है ना। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, हम ऐसे नॉर्मली अगर टेबल को टच करेंगे क्या वो रिस्पॉन्स करेगा, नहीं करेगा। तो लिविंग होने का एक और मतलब लिविंग थिंग है इसका पता लगाने का ये भी है कि वो स्टिमुलाई जब हम उसको देते हैं तो वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो ऐसे ही 5 पॉइंट हैं हमारी एनसीईआरटी कहती कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अभी मैंने ओवरव्यू दे दिया है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली टुक फॉर डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक, हम करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं एक्सहिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि क्या करेक्टरिस्टिक है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से करेक्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ, है ना, ग्रोथ होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रो करता है। रिप्रोडक्शन भी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस करके वो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है ना। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, है ना, कि अगर कोई चीज़ लिविंग है तो हमें इन्वायरमेंट का पता लगता है कि हम सेंस कर सकते हैं कि ये बाहर सर्दी है या गर्मी है, ठीक है। एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीजिएटली एज अ यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये वही है कि हम जब कोई भी हमें स्टिमुलस प्रोवाइड होता है तो हम एकदम से रिस्पॉन्स करते हैं, तो माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स टू कम टू आवर माइंड, हमारे माइंड में एक सुटेबल रिस्पॉन्स आता है
ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, फीचर हैं कि चीज़ लिविंग है। ठीक है, तो ये फीचर याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड इज़ एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, और स्टिमुलस के प्रति आपने रिस्पॉन्स किया। ये 4 एनसीईआरटी में बताए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन है, वन कैन ऐड अ न्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म। हम और फीचर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, है ना, कि ऑर्गेनिज्म का जो सेल है ना, वो रेप्लिकेट करता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है। जैसे डीएनए से डीएनए बन जाता है तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो सेल्फ रेप्लिकेशन इसको बोलते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, खुद को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। और इंटरेक्ट, है ना, इंटरेक्शन होती है सेल्स के बीच में, ये भी देखा जाता है। एंड एमरजेंस, एमरजेंस का मतलब होता है कि जैसे एक सेल है, फिर वो कलेक्ट होकर टिश्यू बन गया, तो एमरजेंस होता है इकट्ठा होना। ठीक है, तो इकट्ठा होने की प्रकृति भी सेल में पाई जाती है। एमरजेंस टू दिस लिस्ट, इस लिस्ट में ये सब कुछ आता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। हम ये सारी ही जो प्रॉपर्टी हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैं, उनको हम एक डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स टू कम अवर माइंड, है ना, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई जिसको कहते हैं। फिर हमारा ये मेटाबॉलिज्म आ सकता है, इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ ऑर्गेनाइज करने की प्रॉपर्टी होती है, और एमरजेंस मतलब सेल जो है वो इकट्ठा होकर टिश्यू बनाता है, तो वो भी प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम ये सारी प्रॉपर्टी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ग्रोथ के बारे में। ठीक है, तो क्या कहती है अगली लाइन एनसीईआरटी की, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि ट्विन करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ में क्या क्या आता है। नंबर 1, इंक्रीज इन मास, उस चीज़ का, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास इंक्रीज होता है, वेट बढ़ता है। और दूसरा उनका नंबर बढ़ता है, इंक्रीज इन नंबर, जैसे सेल्स है तो उनका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ट्विन करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, कि हाँ भाई ग्रोथ हुई है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क इसको कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन, कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हम हैं, तो हम कैसे ग्रो करते हैं, सेल हमारा क्या करता है, डिवाइड करता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं, है ना। तो ये लाइन ये कहती है, इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, कि प्लांट में क्या होता है, ये जो सेल डिवीज़न है ना, ये पूरी लाइफ चली रहती है। अगर प्लांट बूढ़ा भी हो जाएगा ना, ओल्ड मतलब ऐसे कि ओल्ड एज वाला जो प्लांट होता है वो भी हो जाएगा, तब भी उसमें सेल डिवीज़न रुकती नहीं है, वो होती रहती है। ठीक है, इन एनिमल्स, लेकिन जो हम हैं, हम एनिमल्स हैं, दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज, की एक पर्टिकुलर एज तक की ग्रोथ होती है ना, कि जैसे कि एडोलेसेंस होती है तो उसमें मैक्सिमम ग्रोथ होती है ना, फिर एक टाइम के बाद हमारी ग्रोथ नहीं होती, हम उतने बस एक हाइट अचीव करते हैं, उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती है ना। तो जो एनिमल हैं उनमें जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक होती है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू ड्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, ये और क्या कहता है कि ग्रोथ तो रुक जाती है एक टाइम के बाद, लेकिन जो सेल डिवीज़न है ना वो होती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कट लग गया है, तो उस घाव को भरने के लिए सेल का डिवाइड करना तो इंपॉर्टेंट है, तो कुछ पर्टिकुलर एरिया में सेल डिवीज़न जो है वो होती रहती है। जैसे कि लीवर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीज़न, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना उसमें भी ग्रोथ और जो सेल डिवीज़न है वो सेम ही है, कि जो यूनिसेलुलर, अगर एक ही सेल है तो वो क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये भी ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीज़न। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर, कि मतलब हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं इन लैब में, जैसे इन विट्रो कल्चर करके हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल डिवीज़न से ग्रो करता है। साथ में ये देखो, अगर वो डिवाइड करेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा तो 1 से 2 बनेंगे, तो मतलब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहा है ना, कि मतलब खुद की कॉपीज भी बना रहा है ना। वाइस One can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cells under the microscope। हम ये देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर की एक सेल डिवाइड किया तो हम उनको काउंट करके कि हाँ सेल जो है वो ग्रो भी किया है। ठीक है, इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब कि जो हायर प्लांट हैं और जो हायर एनिमल हैं उनमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है तो रिप्रोडक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि रिप्रोडक्शन भी हो रही है, ग्रोथ हो रही है फिर एक टाइम के बाद रिप्रोडक्शन, है ना, तो ऐसे होता है। लेकिन जो सेल है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों साथ में करेगा, क्योंकि देखो सेल ग्रो करेगा और डिवाइड होगा तो इसका मतलब उसने ग्रोथ भी की और साथ में वो 2 में डिवाइड हो गया तो वो रिप्रोड्यूस भी हो गया, है ना, तो ये एक साथ होते हैं। लेकिन हमारे में, एनिमल्स में, प्लांट में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वन मस्ट रिमेंबर डैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ।
हमें ये ज़रूर याद रखना है कि जो इंक्रीज़ होता है हमारी बॉडी का मास है ना, वेट बढ़ता है, उसको हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, है ना, नॉन लिविंग चीज़ें भी ग्रो करती हैं। इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, अगर हम इंक्रीज़ हुआ है बॉडी मास इसको एज अ क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ लेते हैं, तो जैसे कि हम देखते हैं नॉन लिविंग जैसे माउंटेन हैं, बोल्डर्स हैं, सैंड माउंट हैं, डू ग्रो, ये भी ग्रो करते हैं, है ना, तो हम इनको तो ग्रोथ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो मतलब ये भी डिपॉजिट, माउंटेन पे डिपॉजिट हो रहा है, वो भी ग्रो कर रहा है, हम जानते हैं हिमालय कहते हैं अभी भी ग्रो हो रहा है ना, तो क्या इसको हम ग्रोथ कहेंगे? हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ is exhibited by non-living object by accumulation of material on their surface। ये सिर्फ कैसी हो रही है ग्रोथ की, बाहर बाहर उनके सर्फेस पे मटेरियल जो है वो जमा हो रहा है, अंदर से नहीं हो रही ग्रोथ, है ना। तो इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की जो बाहर डिपॉजिट चीज़ें हो रही हैं उसके कारण जो ग्रोथ, तो ये क्या हुई? एक्सटेंसिव ग्रोथ तो दोनों में हो रही है, लिविंग में भी हो रही है, नॉन लिविंग में भी हो रही है ना। तो इसको एक डिफाइनिंग फीचर तो नहीं कहेंगे, ये डिफाइन कर रहा है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का अंतर, है ना, तो इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। और अगर मैं इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करूँ, इंट्रिंसिक, तो अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। देखो, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे हम हैं तो हमारी ग्रोथ कैसे होती है? इनसाइड, अंदर से हम बढ़ते हैं, है ना। कोई हमारे ऊपर थोड़ी ना डस्ट पार्टिकल आके डिपॉजिट हो रहे हैं और हम ग्रो कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना है, हम अंदर से, हमारे अंदर ग्रोथ होती है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसलिए हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहते हैं, ठीक है। कंडीशंस अंडर which it can be observed in all organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living system। इसको क्या बोल रहा है कि इसको कंडीशन है कि इसको ऑब्जर्व करना लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व, कंडीशन है जिसके कारण इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड, एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम, कि हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये हो रही है, तो ये लिविंग सिस्टम का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, ये जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो थोड़ी ना ग्रो करते हैं ना। तो इसमें आपको क्वेश्चन क्या आता है कि बताइए कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहती है कि ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। खासकर अगर ग्रोथ में भी अगर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की बात करेंगे तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे वर्ड लिखा होता है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ इज़ अ डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर, तब आप मान सकते हो कि ये डिफाइनिंग फीचर है, इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। तो ये वाला जो पैरा था वो इसमें मतलब ये जो था ना ग्रोथ, यहाँ पे ये कवर हो जाता है, ठीक है। तो ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड जो प्रॉपर्टी थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो थी रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या लाइन कहती है ये कि रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो रिप्रोडक्शन है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। In multicellular organisms, reproduction refers to the production of progeny possessing feature one or less similar to those parent। कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स हैं जिनमें कि एक से ज़्यादा सेल से जो बने हैं ना, मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो रिप्रोडक्शन हम किसको कहते हैं कि अपने जैसे और प्रोजेनी को तैयार करना, जो कि हमारे से सिमिलर भी हो सकते हैं और थोड़े से अलग भी दिख सकते हैं पेरेंट्स से, ठीक है। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम इसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है कि मतलब अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को पैदा करना, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, है ना, कि ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में जैसे कि फंजाई की बात करें, है ना, फंजाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वहाँ पे, है ना। तो ऐसे थोड़ी ना कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रही है वहाँ पे। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू मिलियंस ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। देखो फंजाई में स्पोर बनते हैं और स्पोर जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ पे नया पौधा बन जाता है, तो वहाँ पे कौन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुई ना, तो ये क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, जैसे हाइड्रा में बडिंग होती है, ईस्ट में बडिंग होती है, तो वहाँ पे भी कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही होती है। वी ऑब्जर्व बडिंग, ठीक है, तो ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में पता क्या होता है? प्लेनेरिया फ्लैटवर्म जिसको बोलते हैं, प्लेनेरिया को जब हम कट करते हैं तो जो उसका हर एक जो कट पार्ट है वो नया प्लेनेरिया बना देता है, ठीक है। तो वी ऑब्जर्व
ट्रू रीजनरेशन की रीजनरेशन होती है, अगर हम उसको कट कर देते हैं तो वो फिर से रीजनरेट कर जाता है, ठीक है। दैट इज फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लोस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर हम उसकी फ्रेगमेंटेशन करेंगे, कट कर देंगे, तो जो उसका लोस्ट पार्ट है उसको वो रीजनरेट कर लेगा और एक नया ऑर्गेनिज्म फिर बन जाएगा। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस ऑल इजिली मल्टीप्लाइड बाय फ्रेगमेंटेशन। फंजाई होगी, फिलामेंटस एल्गी होगी, और जो मोसिस का जो प्रोटोनिमा स्टेज होती है ना, एक प्रोटोनिमा इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम मोसिस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोटोनिमा एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिससे कि मोस तैयार होता है ना। तो प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस, ये सब कुछ जो मल्टीप्लाई करते हैं ये फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन इट कम टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, यूनिसेलुलर एल्गी की बात करें और अमीबा की बात करें, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ की जो सेम पॉइंट ऊपर हमने पढ़ा था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों साथ में चलते हैं। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, अगर उनके सेल बढ़े, फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर है, उस सेल ने डिवाइड किया, 2 सेल बन गए, है ना। तो 2 सेल बन गए, इसका मतलब 2 सेल नहीं बने, 2 ऑर्गेनिज्म बन गए हैं, क्योंकि वो तो है यूनिसेलुलर ही, उन्होंने थोड़ी ना मल्टीसेलुलर बनना है। वो यूनिसेलुलर है तो एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा और वो दोनों सेल अलग अलग क्या कहेंगे, नए ऑर्गेनिज्म। we already defined growth as a equivalent to increase in cell number, ना, कि जो ग्रोथ है वो इक्विवेलेंट है इंक्रीज इन सेल नंबर के। अगर सेल नंबर बढ़ेगा तो इसका मतलब ग्रोथ भी हो रही होगी, ठीक है। और मास, ये जो हमने ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ पढ़ा था ये वो है, ठीक है। लाइन रिपीट हुई है। हेंस वी नोटिस्ड दैट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दीज टू टर्म। हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में इन 2 टर्म का यूज़ करें या ना करें, हम इसके बारे में क्लियर नहीं है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल हो गया, है ना, स्ट्राइल वर्कर बी होगी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए जो कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो हैंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या क्वेश्चन आएगा कि क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक है कि नहीं है। डिफाइनिंग होता है कि जो बताए हाँ भाई यही है डिफाइनिंग फीचर, मतलब कि जो सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। जैसे लिविंग में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करे, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ करेगा तो ये लिविंग है। तो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि म्यूल है, कोई ऐसे इनफर्टाइल कपल्स हैं, वर्कर भी हैं, वो तो कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है, वो लिविंग है। तो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। जैसे ग्रोथ नहीं था डिफाइनिंग फीचर, वैसे रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट लाइन है ऑफ कोर्स नो, है ना, कि नहीं है ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज़ कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। ऑफ कोर्स ये बोल रहे हैं कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो तो कभी रिप्रोड्यूस करता ही नहीं है ना। तो नॉन लिविंग का तो पता ही है कि वो कभी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो लिविंग है वो भी ऐसे हो सकता है कि कभी रिप्रोड्यूस ना करे, जैसे कि वर्कर भी है, कपल्स हैं और इनफर्टाइल कपल्स हैं, म्यूल है ना, म्यूल जो डंकी और हॉर्स से बनता है ना, म्यूल गधा जिसको बोलते हैं ना। तो इसलिए बोलते हैं कि नॉन लिविंग में तो रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन लिविंग में भी नहीं होता है, कई कई लिविंग में, ठीक है। तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉइंट, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर सेल जो है वो मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है, उसमें जो है रेस्पिरेशन हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, प्लांट सेल है तो, है ना, तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, है ना, हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल से बना है। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, है ना। ये जो केमिकल है छोटे बड़े हो सकते हैं, वेरियस क्लास से ये बिलोंग कर सकते हैं, साइज से बिलोंग कर सकते हैं, वेरियस उनके फंक्शन होते हैं, एक्सेट्रा, आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। हमारी बॉडी में प्रोटीन बन रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट हम जो खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं, है ना, तो वो कॉन्स्टेंटली हो रहे होते हैं, है ना। दीज कन्वर्शन आर केमिकल रिएक्शन, ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, और मेटाबॉलिक रिएक्शन इसको बोलते हैं, मेटाबॉलिक जो बॉडी के अंदर हो रहा होता है। देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो हो रहे होते हैं। वी दे या तो वो यूनिसेलुलर है तो भी उसमें हो रहे होते हैं, और मल्टी सेलुलर है तो उसमें तो हो ही रहे होते हैं ये मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऑल प्लांट, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब एक्सहिबिट मेटाबॉलिज्म। हर एक एनिमल, प्लांट हो, फंजाई हो, एनिमल हो, हर एक में ये मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। नो
नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सहिबिट मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग में तो मेटाबॉलिज्म नहीं होता ना। क्या एक स्टोन है, पत्थर है, क्या उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है? उसमें केमिकल रिएक्शन, मतलब कि उसके अंदर ऐसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि वो खुद ही खाना बना रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है, खाना पचा रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो रहा होता है। ठीक है, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। हाँ, हम कई बार ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को बाहर भी कर सकते हैं, बॉडी के बाहर भी, जिसमें सेल नहीं है। हम लैब में मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं ना, अलग अलग केमिकल को मिक्स करते हैं, तो ये हम कर सकते हैं बाहर भी। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, हम टेस्ट ट्यूब में करते हैं, इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। ये कोई लिविंग और नॉन लिविंग नहीं है जो हम टेस्ट ट्यूब करते हैं। हेंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ये कहते हैं कि हाँ, जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग फीचर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। विदाउट एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका कि ना हो, सभी में हो रहा होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो उसमें मेटाबॉलिज्म तो हो ही रहा होता है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, मतलब जो हम आइसोलेटेड जो भी रिएक्शन कर रहे हैं वो कोई लिविंग थिंग नहीं है, वो हम लिविंग रिएक्शन तो बोल सकते हैं बट कोई लिविंग थिंग नहीं है। हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म, कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी बॉडी का, जो सेल से बनी है, वो डिफाइनिंग फीचर है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, वो सेल से बने होते हैं। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें। ठीक है, Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism is the ability to sense their surrounding and environment। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर लेता है एंड रिस्पॉन्स टू दिस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, और इस एनवायरनमेंट को सेंस करके उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में हम रिस्पॉन्स भी करते हैं, विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, है ना। फिजिकल रिस्पॉन्स भी हो सकता है, हम नॉर्मली हम फिजिकली, ठीक है, हमें कोई, हमने गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो हम एकदम से हाथ पीछे हटाते हैं, तो फिजिकल रिस्पॉन्स है ना। केमिकल लाइक हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है वो रिस्पॉन्स हो रहे हैं ना। हमने कुछ लाइक सर्दी होती है, ठंड लगती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, शिवरिंग करने लग पड़ती है। हम थोड़ी ना बोलते शिवर करो, तो शिवरिंग करने लग पड़ती है। तो वही होता है कि एक हमारी बॉडी भी एक रिएक्शन शो करती है, स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई करती है। वी सेंस अवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंसेस ऑर्गन, हम अपने सेंस ऑर्गन से एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पोल्यूशन एक्सेट्रा। जो प्लांट है ना वो भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं बाहर के फीचर को, जैसे लाइट होगी, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पोल्यूशन है ना, तो प्लांट भी इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने फोटोट्रोपिज्म पढ़ा होता है, प्लांट लाइट की ओर बेंड कर जाता है ना। टच मी नॉट प्लांट होता है, हम उसको टच करते हैं वो एकदम से उसके लीव्स जो हैं वो ऐसे बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एक प्लांट भी, हम अगर उसको स्टिमुलस देते हैं तो वो रिस्पॉन्स करता है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, है ना। एनवायरनमेंट को, क्लू को, हर एक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, वो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट के स्टिमुलस में रिस्पॉन्स करता है। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इज सीजनल ब्रीडर्स, जैसे सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उसमें अगर कितनी लाइट बनेगी उससे उसका जो है रिप्रोडक्शन का वो अफेक्ट होता है, बोथ प्लांट और एनिमल्स में। ठीक है, जैसे कि कुछ प्लांट हैं जिनको एक पर्टिकुलर लाइट जब तक नहीं मिलती है तो वो फ्लावरिंग नहीं करते हैं, तो उनके लिए फ़ोटो पीरियड इंपॉर्टेंट होता है। एनिमल्स में भी ऐसे होता है कि कुछ हद तक जैसे टेम्परेचर होता है भी वो मतलब कई एनिमल्स हैं जो कि एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में, जैसे कि लिजर्ड, क्रोकोडाइल में क्या होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर बने, जैसे टर्टल में होता है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो फीमेल पैदा होगी, कम टेम्परेचर मिलेगा तो मेल पैदा होगा, ऐसा होता है। तो एक बाहर के स्टिमुलस से रिस्पॉन्स से वो रिस्पॉन्स करते हैं, बाहर के स्टिमुलस में वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो प्लांट और एनिमल ये दोनों में देखा जाता है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या केमिकल उनकी बॉडी में एंटर हो रहा है उसको वो हैंडल करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आसपास की सराउंडिंग के कंटेक्स्ट में अवेयर होते हैं। ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, अच्छा, हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, कॉन्शियसनेस एक फीचर आया, कॉन्शियसनेस। देखो बच्चों, एक दो फीचर आए यहाँ पे, एक तो कॉन्शियसनेस और एक सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये वाला जो वर्ड है सेल्फ कॉन्शियसनेस तो हम सिर्फ ह्यूमंस में देखते हैं, है ना। ह्यूमंस के होते हैं अपने आप के प्रति कॉन्शियस होते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें तो बाकी वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस में देखी जाती है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस इज़ नॉट डिफाइनिंग फीचर, लेकिन अगर कॉन्शियसनेस की बात करें, है ना, वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, तो अगली लाइन हाँ ये क्लियर करती है कि
कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कॉन्शियसनेस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात आ जाएगी तो वो नॉन डिफाइनिंग है, क्योंकि वो सिर्फ कहाँ पे होती है, ह्यूमंस होते हैं जो खुद के प्रति कॉन्शियस होते हैं। तभी तो हम ऐसे पढ़ते रहते हैं, हमें जॉब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा सेल्फ कॉन्शियसनेस एनिमल्स में थोड़ी ना, बाकी डॉग थोड़ी ना चाहता है कि खुद के प्रति अवेयर है, ऐसे थोड़ी ना है, ठीक। तो नेक्स्ट आ जाता है व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स। जब हम ह्यूमन्स बींग की बात करेंगे, इट इज़ ऑल द मोर डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। हमें लिविंग स्टेट को डिफाइन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसे वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं जो कोमा में होते हैं ना, हॉस्पिटल में पड़े होते हैं ना, वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स। कुछ ऐसे पेशेंट है वो कोमा में पड़े हैं, उनका जो हार्ट है वो मशीन जो है वो एज अ हार्ट काम कर रही है, उनकी जो लंग्स का काम भी एक मशीन ही कर रही है ना। तो जो मतलब मशीन उनको सपोर्ट कर रही है, हार्ट और लंग्स का काम वो कर रही है। द पेशेंट इज़ अदरवाइज ब्रेन डेड, उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है ना, वो डेड होते हैं वैसे तो। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, उन पेशेंट में कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। क्या हम उन पेशेंट को जो कभी आएंगे ही नहीं अपनी नॉर्मल लाइफ में, क्या हम उसको लिविंग बोलेंगे या फिर नॉन लिविंग बोलेंगे? तो ये एक जो क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है इन केस ऑफ ह्यूमंस में, ठीक है। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रैक्शंस। जो भी आप हायर क्लासेस में क्या पढ़ोगे कि जो भी हमारे अंदर लिविंग फिनोमिना होते हैं वो हमारे अंदर जो भी इंट्रैक्शन हो रही होती है उनके कारण होते हैं, ठीक है। Properties of tissue are not present in the constituent cells but arise as a result of interaction among the constituent cells। क्या मतलब है इस लाइन का कि जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है ना, जैसे कि कोई भी टिश्यू है, प्रॉपर्टी ऑफ अ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन अ कंस्टिट्यूएंट सेल्स। जैसे कि लीवर है तो लीवर जब बड़े ज़्यादा सेल्स है ना वो मिलके लीवर बनाते हैं, तो मतलब एक टिश्यू जब बनेगा, सेल्स मिलके जो टिश्यू बनाएंगे उसी को लीवर बोलेंगे। लेकिन लीवर का अगर हम एक सेल लें और उसको बोलें कि तू एक लीवर है, तो ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन अ कंस्टिट्यूएंट सेल, जो एक कंस्टिट्यूएंट उसका सेल है उसमें एक लीवर की प्रॉपर्टी नहीं प्रेजेंट है, बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल। जो लीवर की प्रॉपर्टी आई है ना वो इसलिए आई है जब बड़े ज़्यादा सेल्स जो है वो मिलके उन्होंने लीवर बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है, सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट इन द मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेली बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द मोलिकुलर कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेलीज। इसका क्या मतलब है, जैसे हमने देखा कि एक सिंगल सेल जो है वो पूरा लीवर नहीं बना सकता है ना, लीवर का काम नहीं कर सकता, वैसे ही हमारे अंदर जो सेल हैं वो सेल के जो ऑर्गेनेली हैं, ठीक है। सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ अ सेलुलर ऑर्गेनेलीज, हमारे सेल के जो ऑर्गेनेली हैं, फॉर एग्जांपल लाइक मैं अगर माइटोकॉन्ड्रिया बनाती हूँ, जैसे सेल है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, तो सेल का एक ऑर्गेनेली है ये, ठीक है। तो सिमिलरली द प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेली। इस ऑर्गेनेली के मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इसमें इस सेल का जो केमिकल से वो बना है वो नहीं उसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा, वो एक कंस्टिट्यूएंट मिलके वो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं, ठीक है। These interaction result in emergent property at a higher level of organization। इन्हीं इंट्रैक्शन के कारण जो ये हायर लेवल है ना वो बने हैं, ठीक है। कि मतलब एक हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म में ये सभी इंट्रैक्शन करके जो ऑर्गेनेली बने हैं वो इसी के कारण बने हैं, ठीक है। दिस फिनोमिना इज ट्रू इन हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। तो ये फिनोमिना जो है वो ट्रू होता है जो हायरार्की है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जैसे कि मैं हायरार्की की बात करूँ, अगर मैं हायरार्की की बात करूँ तो पहले देखो एक सेल होता है, हायरार्की में सेल आया, सेल से टिश्यू बना, ठीक है। एक सिंगल सेल था, इनको जुड़ने से टिश्यू बन गया। अब टिश्यू जुड़ के क्या बनेगा, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन बन जाएगा, है ना। लाइक कोई भी ऑर्गन, लीवर बन गया, ठीक है। फिर उस ऑर्गन के जुड़ने से, लीवर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, अलग अलग सिस्टम के जुड़ने से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, है ना। लाइक ये ऑर्गन के जुड़ने से ऑर्गन सिस्टम बना और फिर एक ह्यूमन जैसे ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। तो एक हायरार्की है ये, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे हो रही है, क्या बात हो रही है, दिस फिनोमिना जो कि सेल से टिश्यू इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी हुई है ऑल लेवल पे, ये फिनोमिना वहाँ पे भी ट्रू होता है। Therefore, we can say that living organisms are self-replicating।
कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो खुद रेप्लिकेट कर जाते हैं, इवॉल्व कर जाते हैं, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम, कि खुद रेगुलेट करने वाले इंटरेक्टिव सिस्टम है, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्सिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, खुद बाहर के स्टिमुलस से रिस्पॉन्स कर देते हैं, मतलब कैपेबल होते हैं बाहर के स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने में। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो बायोलॉजी है वो क्या है, एक स्टोरी है, हमारी जो लाइफ है कैसे अर्थ पे है उसकी ये स्टोरी है। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, कि बायोलॉजी ये भी स्टोरी है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे जैसे बोलते हैं ना कि बंदरों से हम बने तो एक इवोल्यूशन हुआ, तो बायोलॉजी स्टोरी है इवोल्यूशन की, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल, सारे ही जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अभी के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के और जो पास्ट के जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, क्योंकि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है, ठीक है। बट इन बेरिंग डिग्री, मतलब जेनेटिक मटेरियल तो सेम है बट उसकी जो डिग्री है, उसका जो प्रपोर्शन है वो डिफरेंट है सभी में, तभी तो अलग अलग फीचर्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं। बाकी सब सेम ही है, जो मेन जो जेनेटिक मटेरियल वो सभी में सेम ही है, बट उनकी जो डिग्री है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट, इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था ना, लगभग क्या था, व्हाट इज़ लिविंग, हमने जाना कि क्या लिविंग होता है, ये वाला जो टॉपिक है यहाँ पे हो जाता है कवर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो अभी छोटी छोटी वीडियो में ही कवर करेंगे, आपके लिए भी इजी रहेगा, क्योंकि एक साथ इतना कुछ पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर आप करोगे ना तो अच्छे से होगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में फिर इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड, ये जो टॉपिक है ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।